नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस। तो 6 तरह की मॉर्गेजेस रहती हैं। ओके, 6 तरह की मॉर्गेजेस रहती हैं। कौन कौन सी मॉर्गेजेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सिंपल मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज, रजिस्टर्ड मॉर्गेज, एनामलस मॉर्गेज, ठीक है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज। तो ये यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्गेजेस रहती हैं। तो सिंपल मॉर्गेज के केस में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, तो बाद में इनका आपस में कंपैरिजन भी कर लेंगे। तो अभी के लिए हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द सिंपल मॉर्गेज। सो दो पार्टीज रहती हैं, वन इट इज अ मॉर्गेजर, वन इट इज अ मॉर्गेजी। मॉर्गेजी बैंक होता है, मॉर्गेजर यहां पर बोरोर होता है। सो इफ मॉर्गेजर फेल्स टू पे द लोन, fails to repay the loan, the lender has the right to sell the property and recover the amount from its sale। यानी कि सिंपल मॉर्गेज के केस में, एंड इसके केस में क्या रहेगा, एक पार्टी हमारे पास मॉर्गेजर है, तो मॉर्गेजर अगर लोन को रीपे करने में फेल हो जाता है तो बैंक के पास यहां पर राइट रहेगा। जैसे कि मैं यहां पर बना देता हूं, यहां पर है मेरे पास बोरोअर जिसने यहां पर मॉर्गेज करवाई है, एंड यहां पर है बैंक, ठीक है। तो बैंक यहां पर मॉर्गेजी है। तो अगर ये पैसे देने में फेल हो जाता है एंड इसने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रेडिट करवाया होगा, कौन सा चार्ज क्रेडिट करवाया है, सिंपल मॉर्गेज का चार्ज क्रेडिट करवाया है, एंड इसने पैसा वापस नहीं किया, तो बैंक के पास ये राइट रहेगा कि बैंक इसकी प्रॉपर्टी को सेल कर देगा एंड फर्दर जो पैसा आएगा उससे लोन को रिकवर कर लेगा। ओके, एंड ये सिंपल से सिस्टम को कहते हैं कि जो सबसे सिंपल यहां पर मॉर्गेज है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल मॉर्गेज कहते हैं। लेकिन यहां पर जो बैंक जो है सेल आउट कर सकता है प्रॉपर्टी को, वो कोर्ट की इंटरवेंशन के ऊपर सेल कर सकता है, कोर्ट की इंटरवेंशन के ऊपर ही सेल कर सकता है। यानी कि जो मॉर्गेजी है वो पहले कोर्ट में जाएगा, क्योंकि उसने यहां पर चार्ज जो है मॉर्गेज का चार्ज है उसे रजिस्टर करवाया होगा। देखिए ज्यादातर जो मॉर्गेज के चार्जेस रहते हैं ना, इनकी रजिस्ट्रेशन करवानी क्या होती है, मैंडेटरी होती है। यानी कि यहां पर जो चार्जेस हैं इनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, यानी कि जो भी रजिस्ट्रार हैं प्रॉपर्टी के, उनके पास यहां पर इसे चार्ज को रजिस्टर कराना पड़ेगा। एंड फर्दर, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो पोजेशन है वो किसके पास है, वो तो बोरोर के पास ही है, वो तो यहां पर बैंक के पास नहीं है। तो बैंक के पास तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट यहां पर क्रिएट किया गया प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यहां पर जब इसने पैसा पे नहीं किया तो बैंक कहां जाएगा, बैंक जाएगा कोर्ट में। तो कोर्ट में जाने के बाद यहां पर प्रॉपर्टी को यहां पर केस लगाया जाएगा, एंड फर्दर अगर कोर्ट उसकी फेवर में, बैंक की फेवर में दे देता है, तो यहां पर जो बैंक है वो प्रॉपर्टी को बेच करके अपने जो ड्यूज उनको रिकवर कर पाएगा। एंड इस तरह के, एंड सिंपल मॉर्गेज के केस में, सिंपल मॉर्गेज के केस में जो बोरोर होता है वो पर्सनली लायबल रहता है। जो बोरोर रहता है यानी कि जो मॉर्गेजर है उसकी पर्सनल लाइबिलिटी भी रहती है, उसकी पर्सनल लाइबिलिटी भी रहती है। एंड फर्दर रजिस्ट्रेशन सिंपल मॉर्गेज के केस में कंपल्सरी होती है। जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज कंपल्सरी इन द केस ऑफ द सिंपल मॉर्गेज। ओके, तो सिंपल से पॉइंट हमने पढ़े हैं। सिंपल एक चीज हमने पढ़ी है दैट इज रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। सेकंड, इट इज रिलेटेड टू मॉर्गेज की पर्सनल लायबिलिटी रहती है मॉर्गेजर की। एंड देन इट इज रिलेटेड टू कि मॉर्गेजी यहां पर कोर्ट में जाएगा अपना हक लेने के लिए, उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी को सेल कर पाएगा एंड अपने लोन को रिकवर कर पाएगा। इज दैट क्लियर? देन इट इज रिलेटेड टू मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, तो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल देखने को इस तरह से लगेगी कि सेल हो गया है, यानी कि सामान बेच दिया गया है। जैसे कि पर्सन ए ने अगर यहां पर मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल क्रिएट करवाई है बैंक के नाम में, तो वो जो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होगा वो देखने को ऐसे लगेगा कि यहां पर ए ने प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया बैंक को, लेकिन यहां पर पोजेशन इसी के पास रहेगा। जो पोजेशन है प्रॉपर्टी का वो इसी के पास रहेगा। एंड फर्दर एक किसमें क्लोज रहेगी, जो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है उसके केस में एक क्लोज रहेगी। क्या क्लोज रहेगी? विद द कंडीशन दैट द प्रॉपर्टी सोल्ड वुड बी ट्रांसफर्ड बैक टू द ओरिजिनल ओनर। यानी कि एक बार जो प्रॉपर्टी थी वो बैंक को बेच दी गई है, ठीक है। एंड फर्दर जब यहां पर इसने लोन जो था, इसने बेसिक पर्पस को तो क्या था मॉर्गेज क्रेडिट कराने का, कि इसने डेप्ट लेना था, लोन लेना था। जब इसने यहां पर लोन रीपे कर दिया बैंक को, तो बैंक इस प्रॉपर्टी को दोबारा से रीट्रांसफर कर देगा पर्सन ए के नाम में। लेकिन अगर ये डिफॉल्ट करता है लोन को वापस करने में, तो ये जो यहां पर ऑस्टेंसिबल सेल थी, क्योंकि ये रियल सेल नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था जो कि यहां पर कागजों में इस तरह से शो की गई थी कि ये सेल हो गई है प्रॉपर्टी, लेकिन सेल हुई नहीं थी, ठीक है। सो इट वाज एन ऑस्टेंसिबल सेल। तो अगर ये पैसे लेकिन रीपे नहीं करता है, तो ये जो सेल थी ये एब्सोल्यूट हो जाएगी, यानी कि ये बिल्कुल सही हो जाएगी, एंड बैंक के नाम में वो प्रॉपर्टी आ जाएगी, एंड बैंक के नाम में वो प्रॉपर्टी
आ जाएगी। तो बैंक के पास एक यहां पर क्या रहता है, एक प्लस पॉइंट रहता है कि बैंक के नाम में डायरेक्टली प्रॉपर्टी आ जाएगी अगर यहां पर पर्सन ए प्रॉपर्टी को नहीं, यहां पर जो लोन लिया था उसको रीपे नहीं करता है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह की मॉर्गेज जो होती है वो बेसिकली देखने में ऐसी लगती है कि जैसे सेल कर दी प्रॉपर्टी, जैसे पर्सन ए ने पर्सन बैंक को यहां पर प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है, लेकिन यहां पर मॉर्गेज क्रिएट की गई है, उसमें कंडीशन रखी गई है कि अगर तो मैं पैसे वापस कर देता हूं बैंक को, तो बैंक को इस प्रॉपर्टी को वापस से मेरे नाम में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर मैं बैंक को पैसे ट्रांसफर नहीं करता हूं तो उसके केस में जो सेल यहां पर ऑस्टेंसिबल सेल थी, यानी कि एक यहां पर झूठी सेल शो की गई थी, वो यहां पर एब्सोल्यूट सेल बन जाएगी, वो यहां पर एब्सोल्यूट सेल बन जाएगी। तो यहां पर राइट ऑफ फोरक्लोजर जो है वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के केस में एप्लीकेबल रहता है। राइट ऑफ फोरक्लोजर होता क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बिल्कुल एंड में मैं आपको बताऊंगा कि राइट ऑफ फोरक्लोजर क्या है, राइट ऑफ फोरक्लोजर क्या रहता है, राइट ऑफ रिडेम्पशन क्या रहता है, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बस और सिर्फ इतनी चीज समझ लीजिए कि राइट ऑफ फोरक्लोजर सिर्फ और सिर्फ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के केस में अवेलेबल रहता है। ओके, एंड फर्दर इसके केस में जो सेल की जाती है दैट इज एन ऑस्टेंसिबल सेल, लेकिन अगर यहां पर मॉर्गेजर पैसे वापस नहीं करता टाइम पर, तो उसके केस में ये जो सेल है ऑस्टेंसिबल सेल है वो रियल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, वो यहां पर रियल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज क्लियर होगी यहां पर? ओके, एंड फर्दर राइट ऑफ फोरक्लोजर जो रहता है वो मॉर्टगेजी का राइट रहता है। किसका राइट रहता है? ये मॉर्टगेजी का राइट है, यानी कि बैंक का राइट है। देखिए सिंपल सी चीज है, कानून ने यहां पर एक अधिकार दिया है, किसको? मॉर्टगेजर को एक राइट दिया है कि मॉर्टगेजर देखिए अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले रहा है, मॉर्टगेजर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले रहा है, तो राइट ऑफ रिडेम्पशन में, तो राइट ऑफ रिडेम्पशन के अंदर मॉर्टगेजर को एक राइट मिलता है कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उसने जो लोन लिया, अगर वो उसको वापस कर देता है, तो उसके पास 30 साल का टाइम पीरियड रहता है। तो मॉर्टगेजर के पास 30 साल का टाइम पीरियड रहता है जिसमें वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए जो मॉर्टगेजी है उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि अगर पर्सन ए ने यहां पर लोन लिया है अपने घर के अगेंस्ट एंड फर्दर उसने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवाया है बैंक के पास, तो उसके केस में अगर वो पैसे वापस कर देता है, तो पैसे वापस करने के बाद उसके पास 30 साल का समय रहता है कि वो कानून की मदद ले सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी को वापस बैंक से लेने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशनल सेल थी, अगर यानी कि पर्सन ए ने पैसे वापस नहीं किए बैंक को एंड फर्दर वो प्रॉपर्टी जो थी वो बैंक के नाम में हो गई, तो बैंक उस प्रॉपर्टी को अगले 30 साल के लिए बेच नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हो गया, राइट ऑफ रिडेम्पशन का मतलब ये हो गया कि चाहे जो प्रॉपर्टी है वो बैंक के नाम में आ गई है, लेकिन बैंक उसे अगले 30 साल के लिए बेच नहीं पाएगा, क्योंकि अगर यहां पर बैंक ने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया एंड फर्दर यहां पर जो मॉर्टगेजर है उसने यहां पर डिमांड कर ली कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस चाहिए अगले 30 साल में, तो यहां पर बैंक के ऊपर बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाएगी। तो यहां पर इस चीज को कवर अप करने के लिए जो बैंक है यहां पर एक एप्लीकेशन सबमिट करता है। कहां पर एप्लीकेशन सबमिट करेगा? कोर्ट में एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा। किस चीज से रिलेटेड? कोर्ट में एक एप्लीकेशन यहां पर सबमिट की जाएगी कि यहां पर मुझे इस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार दिया जाए एंड बोरोर का जो राइट है, राइट ऑफ रिडेम्पशन, इस पर्टिकुलर केस में उसे खारिज किया जाए। यानी कि अगर राइट ऑफ फोरक्लोजर अप्लाई हो गया तो राइट ऑफ रिडेम्पशन अप्लाई नहीं होगा, अगर राइट ऑफ रिडेम्पशन अप्लाई हो गया तो राइट ऑफ फोरक्लोजर अप्लाई नहीं होगा। दोनों के केस में यहां पर जो लिमिटेशन होती है वो 30 साल की होती है। राइट ऑफ फोरक्लोजर के केस में भी जो यहां पर हमारे पास लिमिटेशन है वो 30 साल की रहती है, तो अभी के लिए देख लीजिए, सिंपल याद रखिए, राइट ऑफ फोरक्लोजर एक राइट देता है किसको? मॉर्टगेजी को, यानी कि बैंक को एक राइट देता है कि वो यहां पर कोर्ट में जाकर के अप्लाई कर सकता है कि जो मॉर्टगेजर है उसका राइट ऑफ रिडेम्पशन खारिज किया जाए। तो अगर एक बार कोर्ट अलाउ कर देता है, राइट ऑफ फोरक्लोजर दे देता है बैंक को, तो उसके बाद राइट ऑफ रिडेम्पशन अप्लाई नहीं किया जा सकता, यानी कि बैंक अब फ्रीली प्रॉपर्टी को आगे सेल कर सकता है अपने लोन को रिकवर करने के लिए एंड मॉर्टगेजर बाद में कभी भी बैंक के ऊपर केस नहीं लगा पाएगा। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर होगी। एंड फर्दर
जो हमारे पास मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है, इसके केस में यहां पर मॉर्गेजर की कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती, देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी। सिंपल मॉर्गेज के केस में पर्सनल लायबिलिटी थी, लेकिन इस केस में कोई भी पर्सनल लायबिलिटी जो है वो यहां पर नहीं है। देन इट इज अ केस ऑफ द यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज। यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी मॉर्गेज है जिसके केस में जो पोजेशन है प्रॉपर्टी का वो यहां पर मॉर्गेजी को दिया जाता है। जो यहां पर पोजेशन है प्रॉपर्टी का वो यहां पर किसको दिया जाता है, मॉर्गेजी को, यानी कि बैंक को दिया जाता है। तो यहां पर मॉर्गेजर जो है वो प्रॉपर्टी का पोजेशन दे देता है, किसको दे देता है, वो यहां पर मॉर्गेजी को देता है, यानी कि बैंक को दे देता है। यानी कि बैंक के पास, यानी कि क्रेडिटर के पास ये राइट रहेगा कि वो यहां पर प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम का भी यहां पर हकदार है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी जो थी उसका पोजेशन ही जब यहां पर दे दिया, किसको, मॉर्गेजी को दे दिया, तो यहां पर प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई इनकम भी होगी, मान लीजिए कोई रेंटल इनकम भी है, तो इसके ऊपर भी किसका राइट रहेगा, इसके ऊपर भी अब मॉर्गेजी का राइट रहेगा। इन द केस यहां पर मॉर्गेजर, मान लीजिए जिस टाइम पर यहां पर मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट करवाया गया उस टाइम पर इस घर में टेनेंट रह रहे थे, किराएदार रह रहे थे, तो यहां पर ये टेनेंट्स को एक अग्रीमेंट करके ये डायरेक्ट कर सकता है, जो मॉर्गेजर है वो यहां पर टेनेंट्स को एक आपस में टेनेंट के साथ एक अग्रीमेंट करके ये डायरेक्ट कर सकता है कि फर्दर जो इनकम है वो यहां पर मॉर्गेजी को दी जाए, यानी कि बैंक को दी जाए। देखिए जब भी मैं मॉर्गेजी कहता हूं तो आप बैंक ही समझिएगा, अगर मैं मॉर्गेजी की बात करता हूं तो बैंक समझिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो इनकम है वो किसको मिलनी चाहिए, वो यहां पर बैंक को मिलनी चाहिए। अगर लोन लेने के टाइम पर, यानी कि जिस टाइम पर चार्ज क्रिएट करवाया गया मॉर्गेज का, उस टाइम पर घर में किराएदार रह रहे थे, तो एक यहां पर ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट कर लिया जाएगा, यानी कि बैंक के बीच में, बोरोर के बीच में एंड फर्दर टेनेंट्स के बीच में एक अग्रीमेंट हो जाएगा कि आगे फर्दर आने वाली जो इनकम है वो यहां पर बैंक को दी जाए, बैंक को दी जाए। ठीक है, एंड फर्दर यहां पर भी इस तरह के मॉर्गेज के केस में भी जो आपके पास मॉर्गेजर है उसकी कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं रहती है, उसकी कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं रहती है। ये चीज क्लियर होगी यहां पर। तो दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू यूसुफ्रक्चररी मॉर्गेज। आफ्टर दैट इट इज अ केस ऑफ द इंग्लिश मॉर्गेज। तो इंग्लिश मॉर्गेज के केस में तीन एसेंशियल कंडीशंस हैं, क्या क्या है उनको देख लेते हैं। पहली चीज तो ये है एज सच कि यहां पर मॉर्गेजर जो है उसकी पर्सनल लायबिलिटी भी रहती है, कि वो पर्सनली अपने आप को बाइंड कर लेता है कि वो यहां पर मॉर्गेज डेब्ट को किसी पर्टिकुलर डे पर वापस करेगा। एंड फर्दर द प्रॉपर्टी मॉर्गेज इज ट्रांसफर्ड टू द मॉर्गेजी। तो इंग्लिश मॉर्गेज सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा केस है जहां पर जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है वो यहां पर ट्रांसफर कर दी जाती है टू द मॉर्गेजी, एंड द ट्रांसफर इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन that the mortgagee will retransfer the property to the mortgager upon payment of the mortgaged money on the date fixed for repayment। अब देखिए मॉर्गेज्ड मनी का क्या मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए पर्सन ए ने यहां पर लोन लिया है बैंक से लोन लिया अगेंस्ट द चार्ज ऑफ मॉर्गेज, यानी कि इसने मॉर्गेज क्रिएट करवाई है। तो मॉर्गेज के अगेंस्ट जो डेब्ट लिया गया है, इस डेब्ट को हम क्या कहेंगे, डेट इज सेड टू बी मॉर्गेज्ड मनी। इसे ही हम क्या कहते हैं, दिस इज सेड टू बी मॉर्गेज्ड मनी। ठीक है, तो इंग्लिश मॉर्गेज के केस में तीन कंडीशन है। पहली चीज तो इसकी पर्सनल लायबिलिटी यहां पर बन जाएगी। दूसरी चीज है कि ये यहां पर जो प्रॉपर्टी है उसे ट्रांसफर कर देता है, किसके नाम में, मॉर्गेजी के नाम में, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है मॉर्गेजी के नाम में। तीसरी कंडीशन है रीट्रांसफर की कंडीशन रहेगी कि अगर ये इन टाइम पे कर देता है, कि अगर यहां पर पर्सन ए जो है बैंक को पैसे इन टाइम पे कर देता है, मॉर्गेजर यहां पर पर्सन मॉर्गेजी को इन टाइम पैसे पे कर देता है, तो उसके केस में जो मॉर्गेजी है वो यहां पर रीट्रांसफर करवा देगा प्रॉपर्टी को। तो मॉर्गेजी यहां पर रीट्रांसफर करवा देगा प्रॉपर्टी को पर्सन ए के नेम में। इज दैट क्लियर? ओके, देन इट इज रिलेटेड टू इक्विटेबल मॉर्गेज। अब सबसे ज्यादा जो हम मॉर्गेज का नाम सुनते हैं, दैट इज बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ मॉर्गेज, दैट इज अ इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ हमारे पास प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ प्रॉपर्टीज है, उनको हम यहां पर प्रोवाइड कर देते हैं, उनकी हम यहां पर डिलीवरी कर देते हैं टू द लेंडर, यानी कि मॉर्गेजी के पास, एंड उसके तहत हम यहां पर मॉर्गेजी का चार्ज क्रिएट करवाते हैं। द ओनर हैज टू ट्रांसफर हिज टाइटल डीड,
यानी कि जो प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स हैं उनको यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है वो यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है लेंडर को, एंड उसके तरीके से यानी कि जो टाइटल डीड्स के थ्रू हम एक चार्ज क्रिएट करवाते हैं। तो ये जो चार्ज है ये ऑरल चार्ज भी क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि जहां पर जो पर्सन लोन लेना चाहता है, पर्सन ए, मान लीजिए पर्सन ए यहां पर मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट करना चाहता है, इक्विटेबल मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट करना चाहता है, तो पर्सन ए यहां पर जो टाइटल डीड्स है उनको ट्रांसफर कर दे देगा बैंक को बाय वे ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ज, एंड फर्दर ये यहां पर ऑरली भी हो सकता है एंड इन रिटन वे में भी कंसेंट हो सकता है कि ऐसी जो टाइटल डीड्स सबमिट की गई हैं बाय द पर्सन ए टू बैंक ओवर हियर दैट इज फॉर क्रिएशन ऑफ अ चार्ज ऑफ अ मॉर्गेज, ताकि जो मॉर्गेज मनी है उसको यहां पर सिक्योर किया जा सके, ताकि उसको यहां पर सिक्योर यहां पर किया जा सके। एंड फर्दर it can be created in Mumbai, कलकत्ता, मद्रास एंड इन द नोटिफाइड एरियाज। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या फिर जो नोटिफाइड एरियाज है वहां पर इक्विटेबल चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है, मान लीजिए प्लेस जेड ओवर हियर, मान लीजिए कोई जगह है जेड ओवर हियर, इट इज नॉट अंडर द नोटिफाइड एरियाज, ये नोटिफाइड एरियाज में नहीं है, ना ही है मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में है। तो क्या यहां पर जो सिचुएटेड बैंक है, तो क्या यहां पर सिचुएटेड बैंक जो है वो यहां पर इक्विटेबल का चार्ज क्रिएट नहीं कर पाएगा? डेफिनेटली वो भी यहां पर इक्विटेबल का चार्ज क्रिएट कर सकता है, लेकिन इक्विटेबल का चार्ज क्रिएट करने के लिए जो सबमिशन ऑफ यहां पर टाइटल डीड्स होंगी दैट वुड बी इन सम ऑफ द एरियाज जहां पर बेसिकली क्या है, जहां पर सबमिट किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो डिपोजिशन है टाइटल डीड्स की वो नोटिफाइड एरियाज में की जाएगी, अदरवाइज जो यहां पर क्रिएशन ऑफ चार्ज है इक्विटेबल का वो यहां पर किसी भी एरिया में किया जा सकता है। ओके, तो इक्विटेबल चार्ज की जो क्रिएशन है वो किसी भी एरिया में हो सकती है, सबमिशन ऑफ टाइटल डीड जो है वो इन एरियाज में होगी जहां पर नोटिफाइड एरियाज हैं। ओके, सो इक्विटेबल मॉर्गेज इज आल्सो नोन एज इंप्लाइड और कंस्ट्रक्टिव मॉर्गेज, इसे हम इंप्लाइड मॉर्गेज भी कहते हैं या कंस्ट्रक्टिव मॉर्गेज भी कहते हैं। एंड कोई भी लीगल प्रोसीजर यहां पर इन्वॉल्व नहीं रहता है इन द केस ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज, यानी कि इक्विटेबल मॉर्गेज को रजिस्टर करवाना कंपल्सरी नहीं है। सो इन द एरियाज जहां पर प्रोविजन है वहां पर आप इससे रजिस्टर करवा सकते हैं, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन जो है वो यहां पर कंपल्सरी नहीं है, दैट इज नॉट मैंडेटरी इन द केस ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज। द बोरोर ऑब्टेन्स मनी फ्रॉम द बैंक with an agreement that his property or which equitable mortgage is created will act as a security as a loan। तो यहां पर एक रिटर्न कंसेंट या एक ओरल कंसेंट यहां पर बोरोर के द्वारा दिया जाता है टू द बैंक कि वो यहां पर एक इस चार्ज को क्रिएट करा रहा है बाय वे ऑफ डिपॉजिटिंग द टाइटल डीड्स सो एज टू सिक्योर द मॉर्गेज्ड मनी, तो बोरोर जो है अपनी प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स को लेंडर के पास जमा करवा देता है एज अ सिक्योरिटी पर्पस। ओके, एंड फर्दर नो फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड, तो यहां पर कोई फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, और रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रेशन भी यहां पर जो है मैंडेटरी नहीं है, वो भी यहां पर मैंडेटरी नहीं है। स्टैंप ड्यूटी एंड फर्दर जो और चार्जेस हैं वो कंपैरेटिवली काफी लोअर हैं अगर हम इसे रजिस्टर्ड मॉर्गेज से हम इसे कंपेयर करते हैं। ओके, तो रजिस्टर्ड मॉर्गेज के इरादे में देखें तो यहां पर जो चार्जेस हैं वो काफी ज्यादा जो है यहां पर कम है। Then it is a case of the anomalous mortgage. It is a case of the anomalous mortgage. तो ऊपर बताई गई जो टाइप्स हैं अगर वहां पर मॉर्गेज कोई भी मेंशन नहीं है एंड अलग से कोई नई मॉर्गेज की टाइप बनाई गई है तो किस में आएगी, वो यहां पर एनोमलस मॉर्गेज में कवर होगी। टर्म्स एंड कंडीशंस जो रहेंगी दोज वुड बी मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की गई हैं उसके हिसाब से यहां पर उनकी एनोमलस मॉर्गेज की टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। तो कौन कौन सी मॉर्गेज हमने पढ़ी है, सबसे पहले सिंपल मॉर्गेज यानी कि रजिस्टर्ड मॉर्गेज, फिर हमने पढ़ी है उसके बाद मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, फिर यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज पढ़ी हमने, इक्विटेबल मॉर्गेज पढ़ी, इंग्लिश मॉर्गेज पढ़ी, एंड द सिक्स्थ वन इट इज अ एनोमलस मॉर्गेज। इज दैट क्लियर?